हेलो दोस्तों, ये आप दो न्यूज़ आर्टिकल्स देख रहे हो। यहाँ पे केरला असेंबली की बात हो रही है कि केरला असेंबली जो है एक रेजोल्यूशन पास करी है जहाँ पे वो अपने स्टेट का नाम जो है वो चेंज करना चाहती है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल भी जो है यहाँ पे नेम चेंज की बात कर रहा है कि वो अपने नाम से वेस्ट जो कीवर्ड है उसको हटाना चाह रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है किसी स्टेट का नाम चेंज करने के लिए, और प्रोसेस क्या है कि कैसे कोई स्टेट अपना नाम अगर चेंज करना चाहे तो क्या प्रोसेस रहेगा। तो उन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में एक आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे केरला की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है केरला अपना नाम चेंज करके केरलम केरलम रखना चाहती है। इसी तरह जो वेस्ट बंगाल है वो अपना नाम चेंज करके या अपने नाम से जो ये वेस्ट कीवर्ड जो है वो हटाना चाहती है। और ये वो वेस्ट कीवर्ड आया कब था? तो ये 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, तो उस वक्त जो बंगाल जो एरिया था इंडिया का उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। इसको एक को कहा वेस्ट बंगाल, एक को उन्होंने कहा था ईस्ट बंगाल। फिर आगे जाके यहाँ पे 1905 में, फिर आगे जाके जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान जब पार्टीशन हुए, दो नए कंट्रीज बने, तब ये जो ईस्ट बंगाल था ये कहलाया गया ईस्ट पाकिस्तान। फिर आगे जाके 1971 में जब बांग्लादेश एज ए नया कंट्री इस्टेब्लिश हुआ, तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान था वो उस वक्त कहलाया गया बांग्लादेश। तो आज के टाइम पे जो ईस्ट बांग्लादेश बंगाल था वो जो है अभी बांग्लादेश बना, लेकिन जो वेस्ट बंगाल है वो अभी भी वेस्ट बंगाल ही है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इस कीवर्ड को हटा दिया जाए। तो हम इसी प्रोसेस को यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब जनवरी 26 1950 को जब इन्फोर्स हुआ था, उस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड 8 शेड्यूल्स थे, और आज के टाइम पे देर आर 12 शेड्यूल्स। और इनमें से जो फर्स्ट शेड्यूल था, फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करता है नेम्स के बारे में। नेम्स इन्हीं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का जब नेम की बात होती है तो वो नेम कहाँ पे मेंशन होता है? वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। तो अगर हमें किसी स्टेट का नाम चेंज करना होगा तो हमें उस फर्स्ट शेड्यूल को जो है अमेंड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी लद्दाख से बात कर रहा हूँ, या मैं लद्दाख से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। कल को लद्दाख का अगर नाम चेंज करके कुछ और रखना चाहे तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करना होगा। और आप सबको पता होगा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अमेंड की बात करते हैं, उसको चेंज करने की बात करते हैं, तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? वो पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है। तो सिर्फ पार्लियामेंट ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर सकता है, और कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर या प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जब स्टेट्स के नेम चेंज की बात होती है तो हमें क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें किस चीज़ को अमेंड करना है? शेड्यूल 1 को। तो इसलिए जब भी किसी स्टेट के नेम चेंज की बात होगी तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी स्टेट के नेम चेंज करना हो तो। और इस पावर को पार्लियामेंट कहाँ से डिराइव करता है? तो हम कहेंगे आर्टिकल 3 से। तो आर्टिकल 3 जो है पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पे केरला और वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। केरला ने एक रेजोल्यूशन पास किया, तो वहाँ पे केरला गवर्नमेंट या केरला जो है वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि हम अपना नाम चेंज करना चाहते हैं। इसी तरह वेस्ट बंगाल ये कह रहा है कि हम वेस्ट को हटाना चाहते हैं, अपना ओपिनियन जाहिर कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट ही जाके जो है वो ये कर सकता है। और पार्लियामेंट को वोट पावर कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 3 से मिलती है। अब हम यहाँ पे आर्टिकल 3 को देखते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 है। तो आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? पार्लियामेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरिया या बाउंड्री या नेम। तो यहाँ पे आपको नेम का जिक्र दिख रहा है। तो पार्लियामेंट में बाई लॉ, तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है मे बाई लॉ। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी आप इस कीवर्ड को पढ़ोगे दैट्स मे बाई लॉ, तो इसका हमेशा मतलब होता है बाई सिंपल मेजोरिटी।
तो इसका हमेशा मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी हो गया मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोट, जितने भी हाउस में मेंबर्स प्रेजेंट थे और वोट किए थे उतने मेंबर्स की मेजोरिटी को हम कहेंगे सिंपल मेजोरिटी। तो पार्लियामेंट जो है एज पर आर्टिकल 3 सिंपल मेजोरिटी से एक नई स्टेट क्रिएट कर सकता है, एक नई यूटी बना सकता है, या किसी स्टेट का एरिया जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। इसी तरह किसी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है। इसी तरह किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के नेम को भी चेंज कर सकता है बाय दी पार्लियामेंट थ्रू सिंपल मेजोरिटी, और ये पावर आर्टिकल 3 से मिलता है पार्लियामेंट को। और दूसरी चीज, पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है, तो इसलिए भी पार्लियामेंट के पास ही पावर है किसी भी स्टेट या यूटी का नाम चेंज करने का। फिर यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ लिखा हुआ दिखेगा, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या हुआ करता था इस प्रोसेस को लेके, तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक कोई भी हो सकता है, तो वो एक बिल इंट्रोड्यूस करेगा हाउस में, तो ये एक कहलाते बिल। तो ये बिल जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकता था। हाउस 1 में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वो पास हुआ वहाँ से, फिर वो जाएगा हाउस 2 में, वहाँ पे भी वो बिल पास हुआ, फिर वो बिल जाता था प्रेसिडेंट के पास। तो एक बार प्रेसिडेंट का जब एसेंट मिलता है तो वो एक एक्ट बन जाता है। तो इसके बाद जो है एक्ट बनने के बाद जो है आप शेड्यूल 1 में जो है पार्लियामेंट जो है उस स्टेट के नेम को चेंज करेगा। तो पहले सिंपल सा प्रोसेस था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1955 में, 1955 में पार्लियामेंट इस प्रोसेस में एक अमेंडमेंट लाता है बाय फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट। बाय फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट इस प्रोसेस में एक अमेंडमेंट लाता है। उसके बाद जब भी कोई एमपी 1955 के बाद अब तक पहले जब कोई बिल लाएगा नेम या स्टेट का नेम चेंज करने को लेके, तो वो पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा। वो पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा। पहले क्या हो रहा था यहाँ पे, वो सीधे हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन अब उसको पहले रेफर करना है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट उस बिल को रेफर करता है स्टेट को, जिस भी स्टेट का नाम चेंज हो रहा हो या बाउंड्री चेंज हो रही हो, उस स्टेट को वो बिल प्रेसिडेंट रेफर करता है, ताकि उस स्टेट से उसका ओपिनियन या व्यू ले लें। उसका जो भी स्टेट का ओपिनियन है या उनका जो व्यू रहेगा स्टेट का, तो वो जानने के लिए प्रेसिडेंट उस बिल को रेफर करता है। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि स्टेट का जो भी ओपिनियन रहता है वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं रहता, इट्स नॉट बाइंडिंग। तो जो भी स्टेट का व्यू रहता है, ओपिनियन रहता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन देयर इट्स नेम और समथिंग, तो वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं रहता है। उसके बाद प्रेसिडेंट उनकी जो ओपिनियन है उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है या उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ये सिंपल ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होने के बाद, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मिलने के बाद वो हाउस 1 में जाएगा, फिर हाउस 2 में जाएगा, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास फिर से एसेंट के लिए आएगा, फिर जाके वो एक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है कि जो अब प्रेजेंट स्टेट में अभी प्रेजेंट केस में जो है, जब भी स्टेट के नाम या बाउंड्री को चेंज करने के रिलेटेड जब भी कोई बिल आएगा, तो वो विद रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ही जो है वो हाउस में इंट्रोड्यूस होगा। तो ये हाउस 1 लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाउस 1 और हाउस 2 लिखा है। तो इस तरह से तो ये फिफ्थ अमेंडमेंट आपको याद रखना है। और प्रोसेस क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है।